यूपी पीसीएस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान से क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें। इसमें केवल वही क्वेश्चन है जो 2023 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, उसका ही आंसर है और एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा प्रावधान है जो संविधान में सही तरीके से मेल नहीं खा रहा है। पहला, न्यायाधिकरण भाग 9 में है। दूसरा, भाग 11 सॉरी ये। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में है। तीसरा, सी पार्ट राजभाषा भाग 17 में है। और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। देखो, न्यायाधिकरण जो होता है ट्रिब्यूनल, ये भाग 11 में नहीं है बल्कि भाग 14 में है, वो भी 14A में है। तो इसका मतलब ये ही भाग गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ए, क्योंकि पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के संविधान जब शुरू हुआ था, भारत का संविधान जब लागू हुआ था, उस समय क्या हुआ कि जितनी भी आधिकारिक कार्य होंगे, सुप्रीम कोर्ट और भी जो भी होगा, ये केवल अंग्रेजी में होगा। इसकी जो अनुमति दी गई थी, कितने दिन के लिए दी गई थी? 15 वर्ष के लिए। यानी भारत के संविधान ने शुरू में कितनी अवधि के लिए सभी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग हेतु अनुमति दी थी? तो ये था 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 ईयर के लिए शुरुआत में दी गई थी। फिर इसके बाद इसको संशोधन करके आगे बढ़ाते रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। आपको ये बताना है कि आर्टिकल 20 का कौन सा जो ऑप्शन है इसमें नहीं आता। यानी आर्टिकल 20 के अंतर्गत 3 ऑप्शन में आते हैं और एक कोई ऑप्शन है जो नहीं आता। पहला, अत्याचार के खिलाफ निषेध। दूसरा, आत्म अभिशंसन के खिलाफ निषेध। पूर्वव्यापी कानून और दोहरी सजा का प्रावधान। देखो, दोहरी सजा का प्रावधान मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर एक काम कार्य करता है, फिर उसके बाद दूसरा फिर कार्य करता है, ठीक है, तो अगर उसको पहले से सजा 15 साल के लिए दे दी गई है, तो फिर उसके बाद जो है उसको अलग से दूसरे कार्य के लिए 15 साल की सजा और नहीं दी जाएगी। तो ये तो है कि 20 में बिल्कुल बात सही है। पूर्वव्यापी कानून, पूर्वव्यापी कानून का मतलब होता है कि कोई कानून बना है, अब इसके बाद उसको उस व्यक्ति को 5 साल की सजा दे दी गई है, लेकिन उसके बाद उस कानून को संशोधन करके उस व्यक्ति की जो सजा है उसको 10 साल करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये आर्टिकल 20 में दिया गया है, तो ये बात भी सही है। ये 20 में है। आत्म अभिशंसन के खिलाफ निषेध, मतलब अपने खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो निषेध है, गिरफ्तारी जो होती है उसके खिलाफ जो है अनुरोध करने के लिए आत्म अभिशंसन के लिए निषेध है। ये बात भी सही है। लेकिन अगर अत्याचार होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो प्रावधान है ये इसमें नहीं है, बल्कि 17 जो है आर्टिकल है ना, उसके उस पे है, इसमें नहीं है। ये भी मूल अधिकार है, 17 भी मूल अधिकार है, लेकिन ये भाग जो है अत्याचार के खिलाफ निषेध, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत नहीं आता। अब ये पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि पहली महिला अध्यक्ष किसकी लोकसभा की। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज। तो पहली लोकसभा जो स्पीकर थी ये कौन है? मीरा कुमार। ये कब से कब तक रही है? 2009 से 2014 के तक रही हैं मीरा कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए जा रहे हैं, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्राम सभा के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट सही मेल नहीं खा रहा है। पहला, इसके पास ग्राम स्तर की शक्तियां और कार्य जैसे राज्य विधानमंडल के पास राज्य स्तर पर होता है। तो ये बात सही है, ये ग्राम स्तर पर एक काम करता है या करती है।
इसकी शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती, नहीं, जो भी पावर मिलेगा ये इसको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलता, तो ऑप्शन बी तो गलत होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ एक ग्राम सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये बात भी सही है। इसने पूछा है कौन सी बात सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। केवल बी पार्ट जो है ये सही नहीं है, ये पार्ट, सी पार्ट सही, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसने पूछा कौन सी सही नहीं है, बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, पंचायतों के सभी चुनाव जो होते हैं किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं, चुनाव राज्य चुनाव आयोग, राज्य विधानमंडल, भारत का चुनाव आयोग और पंचायती राज आयोग। तो ये भी जो चुनाव होगा ये राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो पंचायती राज चुनाव होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट में जो राज्य चुनाव आयोग है इसकी जिम्मेदारी है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा गया है। अब इसमें यह बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है इस चुनाव को क्या कर देती है, शून्य घोषित कर देती है। मान लेते हैं उसने 6 महीने कार्य कर लिया, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना 6 महीने काम कर चुका है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है और 6 महीने में उसने काफ़ी काम कर लिए, मान लिया ए काम कर लिया, बी कर लिया और सी कर लिया, ठीक है। तो 6 महीने बाद जब कोर्ट कहती है कि ये जो उनका चुनाव हुआ था ये अवैध था, तो इनकी जो सदस्यता है ये निरस्त की जाती है। तो इसके विषय में कुछ पॉइंट दिया गया है। ऐसी घोषणा से पहले, यानी 6 माह के पहले ए बी सी 3 काम किए उसने, ऐसी घोषणा के से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाते हैं। देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया उससे पहले जो भी कार्य उपराष्ट्रपति ने किए वो सारे के सारे मान्य होंगे, अवैध नहीं होंगे, यानी ये बात सही है क्योंकि वैध हैं वो। अब इसके बाद आदेश आ गया और इसके बाद इसने मतलब इन्होंने डी काम और कर दिया, तो अब क्या होगा, ऐसी घोषणा के दिन जब घोषणा हो गई उपराष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्य वैध नहीं माने जाएंगे। ये जो काम है उस दिन की बात कर रहा है, अगर तो उस दिन अगर ऐसा होता है तो उस दिन इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या माना जाएगा, उसको वैध नहीं माना जाएगा, ये बात गलत है। उस दिन के लिए तो है वो, हाँ उस दिन के लिए जो है उनकी बात को माना जाएगा, हाँ उसके बाद जो कार्य करेंगे वो नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही है, ठीक है। उस दिन के बाद जो कार्य, उस दिन के लिए कार्य मान लिया जाएगा, तो जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन का जो कार्य होगा वो वैध माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ना सोचना कि नहीं माना जाएगा, माना जाएगा वैध। इसने बोला है कि नहीं माना जाएगा तो ये बात गलत हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया त्याग पत्र किसको संबोधित होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो अगर अपना इस्तीफा देते हैं तो वो किसके नाम पे संबोधन करते हैं, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश और प्रधानमंत्री। तो ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अगर अपना इस्तीफा देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के नाम पे संबोधन करता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों दोनों का हिस्सा है। मतलब इसमें एक ऐसा प्रावधान है जो मौलिक कर्तव्य भी है और डीपीएसपी भी है, तो हमको ये बताना है ये ऐसा कौन सा सिद्धांत है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये तो मेरा डीपीएसपी है, ये तो इसमें नहीं होगा। पर्यावरण की सुरक्षा, हाँ ये दोनों पार्ट जो है पर्यावरण की सुरक्षा डीपीएसपी में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ये डीपीएसपी का है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ये भी डीपीएसपी का है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है
अनुसूची और विषय के लिए सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें मेल कराना है और कौन सा मेल नहीं खा रहा उसको आंसर देना है। पहला, तीसरी अनुसूची के रूप में, जो तीसरी संविधान की अनुसूची है उसमें शपथ या प्रतिज्ञा के विषय में बताया गया है, ये बात सही है, तो ये ऑप्शन सही है। नौवीं अनुसूची, देखो नौवीं अनुसूची 1951 में संविधान संशोधन करके ऐड किया गया था, जो कि पहला संविधान संशोधन था। तो इसमें राज्यों की परिषद में सीटों का ये ऐसा कोई बात नहीं, जो राज्यों की सीटों के विषय में बताया गया है ये अनुसूची 4 में बताया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 8वीं में भाषाओं के लिए बताया गया, ये बात सही है। 10वीं में दल बदल के आधार पर योग्यता के, ये भी बात भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघन को रोकने के लिए कुछ रीट जारी करने की जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो, सर्वोच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बात सही है, ये है। परमादेश ये भी है, निषेध भी है, अधिकार परीक्षा भी है, और उत्प्रेषण लेख जैसे रीट जारी करने की शक्तियां हैं, ये बात सही है, जो कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त है। आर्टिकल 32 के तहत आप मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से ये रिट जारी कर सकता है, कोई भी, तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ये बात सही है। इसके बाद बोला जा रहा है, संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकता है, ये बात नहीं, सर्वोच्च न्यायालय खुद दे सकता है लेकिन संसद नहीं दे सकती। तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही होगा, एक सही का मतलब बी ऑप्शन। ये इंग्लिश में है वही, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वही है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट सच दैट हैबियस कॉर्पस मैंडेमस प्रोहिबिशन को वारंटो एंड सेट्रोरियल विच आर अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये बात सही है। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, सेम क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद दिया जा रहा है पहली सूची में, उसके बाद बताना है ये किससे मेल खा रहा है। तो पहली अनुसूची, अनुच्छेद अनुच्छेद 324 में क्या है, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग किससे संबंधित है, यानी पहले का 4 होना चाहिए। पहले का 4 देख लो, ए का 4 किसमें है, ए का 4 के लास्ट में है और किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहीं से सही हो गया। अब मेल करा लो बी, बी का तीसरा होना चाहिए। बी का तीसरा क्या है, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 क्या है, लोक सेवा आयोग, ये बात सही है। फिर उसके बाद अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग के संबंध में है, और अनुच्छेद 338 ये किससे संबंधित है, ये हमारा राष्ट्रीय अनुसूची जाति के रूप में है, तो ये आर्टिकल इससे है, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 324 चुनाव आयोग बताता है, 315 लोक सेवा आयोग बताता है, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग बताता है, और 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग जो है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर में, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है मतलब ये कौन सा कथन सही है, ये यूपी भर के लिए पूछा जा रहा है, और इसमें संसद के विषय में बताया गया है। पहला, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें आवंटित हैं, मतलब जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें उत्तर प्रदेश से 31 प्रतिनिधि जाएंगे। टोटल कितने होते हैं, 245 और प्लस 7 जो रिजर्व रखी गई हैं, तो कितना है 252 में जो सेलेक्ट करने की 12 पावर थी, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 31 लोगों को किसके द्वारा चुना जाता, मतलब कहाँ से चुना जाएगा, ये यूपी से चुना जाएगा, ये बात सही है। वही लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, 80 चुने जाते हैं, तो ऑप्शन क्या हो गया, ये भी सही है वो भी सही है, यानी यूपी से राज्यसभा का चुनाव होगा जो कि अपर हाउस है तो उसमें 31 मेंबर, जो कि लोअर हाउस यानी लोकसभा इससे 80 मेंबर यूपी से जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो गया, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है।
संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं, ये बात सही है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो संसद है उसके पास ये अधिकार है। अच्छा, पहला पार्ट देखो, थोड़ा ये क्या है इसमें, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए समान पद सृजित किए जा सकते हैं, ये बात है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। देखो किसकी बात हो रही है? संसद के सचिवालय की। तो क्या है, ये बात सही है। दूसरी बात, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है, ये बात भी सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार कीजिए। देखो, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य, ये नहीं 4 सदस्य होते हैं, तो 6 तो होते नहीं, तो ऑप्शन पहला तो गलत हुआ। ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को नहीं देता है बल्कि राष्ट्रपति को देता है, तो ये बात भी गलत हो गई, राष्ट्रपति को देगा, तो ये दोनों बातें गलत हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? अटॉर्नी जनरल के लिए महालेखक परीक्षक के लिए बात कही जा रही है। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। हाँ, ये बात सही है। अगर ये सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्त होने की योग्यता रखता है तो इसको भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनको जो है राष्ट्रपति द्वारा जब मन हो जब हटा सकते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है? एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ रीजन है, बताना है क्या सही है। राष्ट्रपति निश्चित अवधि के भीतर विषय पर उस राज्य के संबंधित विधानमंडल के विचार मांगने के बाद संसद को किसी भी राज्य की सीमा को बदलने की सिफारिश कर सकता है, ये बात सही है। राष्ट्रपति के लिए संबंधित राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है, ये बात भी सही है। इसका मतलब देखो, राष्ट्रपति के पास पावर है किसी स्टेट को 2 भाग में तोड़ दे, 4 भाग में तोड़ दे, 5 भाग में तोड़ दे। उससे स्टेट लोकसभा जो विधानसभा है उससे परामर्श तो लेता है, लेकिन मन होगा तो मानेगा, मन नहीं होगा तो नहीं मानेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें क्या है आपके पास? समिति निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रारंभिक से अंतिम तक आपको बताना है कौन पहले आया कौन बाद में आया। ठीक, मेल कराना है इसमें, तो आपको ये बताना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहला क्या है? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की नियुक्ति जो हुई थी तो ये 1947 का टाइम था। ठीक है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। फिर भारतीय संविधान को अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सॉरी 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस। भारतीय संविधान को अपनाया गया और अधिनियमित किया गया, मतलब कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी तो ये तारीख क्या थी? 1949 था, ना कि 1950। 1950 से लागू हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1950 को। ठीक है, इसके बाद क्या था? तो पहला प्रारूप समिति 1947, फिर इसके बाद भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया 1949 जो कि 26 नवंबर था। फिर इसके बाद क्या है? भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तिथि कब प्रारंभ हुआ? 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। देखो, सबसे पहले इसका मतलब क्या हुआ? चौथा होना चाहिए, 1946। फिर उसके बाद 1947, फिर 1949, फिर 1950। तो पहले 4, फिर उसके बाद फर्स्ट,
फिर सेकंड, लास्ट में थर्ड आना चाहिए। तो लास्ट में थर्ड किसमें है, लास्ट में थर्ड इसमें है और इसमें है, बाकी दो कट गए। ठीक है, इसके बाद पहले कौन है, 4 है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यानी प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को हुई। ये बात भारतीय संविधान को अपनाना और अधिनियमित करने के लिए 26 नवंबर 1911 में 1949 में सॉरी, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में, और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की पहली बैठक, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 1946 में, दिसंबर के महीने में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, वही कथन और कारण दिए जा रहे हैं, बताना है। राष्ट्रपति संसद का एक हिस्सा है। देखो संसद जो है उसमें क्या होता है, 3 लोग शामिल होते हैं संसद में। 3 लोग में कौन होता है, 3 लोग में एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस और राष्ट्रपति, ये जब मिलते हैं तभी संसद बनती है। यानी कोई भी कानून दोनों लोकसभा और विधानसभा से सॉरी लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति अपना साइन नहीं करेगा जब तक उसको कानून नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात सही है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑप्शन बी नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं करता, बल्कि ये एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी ये नहीं, डी ऑप्शन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर विधान परिषद बनाना चाहता है कोई भी स्टेट, तो उसके विषय में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के एक सदस्य, सॉरी राज्य ये कह रहा है कि अगर विधान परिषद बनाना चाहते हैं तो जितने भी सदस्य होंगे, यानी मान लो 300 सदस्य हैं, तो 300 में से जो ये 300 सदस्य किसके हैं, विधानसभा के हैं, और अगर उसको विधान परिषद बनाना है तो इसका 1/3 मेंबर ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा, यानी 100। ठीक है, वही बात है, विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं अगर 300 है तो। ठीक है, फिर उसके बाद किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए, यानी मिनिमम 40 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम 1/3। ठीक, तो यूपी में कितने हैं, 100 है। तो इसका क्या हुआ, मतलब दोनों बातें सही हैं। जब दोनों बातें सही हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कुछ बताया जा रहा है। पहला अनुच्छेद 109 लिखा है, 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये बात गलत है, क्योंकि ये 108 की बात है। ठीक है, अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। देखो ये अध्यक्ष जो है कहाँ का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष दोनों की संयुक्त बैठक कर सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें बोला है कि 109 में, बल्कि 108 में प्रावधान दिया गया है। इसके लिए कि अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें दोनों सदन सहमत नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, वो भी साधारण विधेयक के संदर्भ में। ऐसा ना हो कि संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो हम क्या करें, संयुक्त बैठक बुला दें, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई विधेयक साधारण विधेयक है और उस पर सहमति नहीं बन पा रही है तो दोनों संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति 1977 की सिफारिशों के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए जा रहे हैं। आपको बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था पर लागू करने की बात की गई थी, किसके द्वारा, अशोक मेहता के द्वारा। ये बात सही है। उन्होंने बताया था कि बलवंत राय मेहता की जो थी उससे अलग बताते हुए इन्होंने बताया, वो बाद में की बात है, इन्होंने बताया कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की जाए। बलवंत राय ने 1959 के करीब लागू करवा दिया था, तो इस वजह से इन्होंने बताया नहीं, उसकी जगह पर अगर हम इसको लागू करें तो ज्यादा अच्छा होगा।
फिर उसके बाद राज्य स्तर से नीचे लोक पर्यवेक्षण के तहत विकेंद्रीकरण के लिए एक ब्लॉक पहला बिंदु बनाना होगा। ब्लॉक के विषय में नहीं बताया बल्कि ग्राम सभा के विषय में बताया गया है, तो ये बात गलत है, ऑप्शन केवल एक सही है। ये सारे क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में आए थे यूपी पीसीएस के, ठीक है, इस वजह से हमने इसको करा दिया। अब आपका काम है एक बार और देख लें, नहीं समझ में आया तो फिर देख लें, फिर उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो हो सकता है आज शाम के या फिर कल मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो सीरीज चल रही हम लोगों के 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब क्वेश्चन जो कराने जा रहे हैं वो 2022 के 2023, 22, 21 उल्टा क्रम चलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो कहाँ एडजस्ट करें इसको, चलो इसको देख लेते हैं यहाँ से, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो 2022 में आया था यूपी पीसीएस का, पहला है कि कौन सी स्टेट में एक मिनट, इसमें क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब एक पार्ट कोई सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्टेट दिया जा रहा है यानी राज्य, दूसरी तरफ विधान सभा की सीटें दी जा रही हैं, ठीक है, एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ विधानसभा की सीटें। तो मणिपुर की बात आती है 62 सीटें हैं, मान लेते हैं, अभी हमको नहीं पता। गोवा में कितनी है, 40 है, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 है, ये बात भी सही है। उत्तराखंड में कितनी, 70, ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ, मणिपुर की जो विधानसभा सीटें दी जा रही हैं ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया था, मतलब जो शिक्षा का अधिकार है इसको कब मौलिक अधिकार में मिलाया गया था। 103वें संविधान संशोधन 2019 में नहीं, 93वें संविधान संशोधन 2005 में, इससे भी नहीं, 46वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में मिलाया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, यानी अगर दो स्टेट आपस में मिल के आती हैं और केंद्र सरकार से बात करती हैं तो केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो दो स्टेट के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बना दे, ठीक। इसमें क्या है, उन दोनों राज्यों में सहमति होना चाहिए, ऐसा नहीं संघ अपना चाहे तो बना दे, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं, ऐसा नहीं है, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। अगर संबंधित राज्य, जो दो राज्य जैसे मान लो यूपी और बिहार कहते हैं कि हमारे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो संयुक्त मतलब जो भर्ती करेंगे वो एक होने चाहिए, तो ये क्या करेंगे, केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे। जब केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे तो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती। अगर बनाना चाहती है तो संसद से कानून बना के लागू कर देगी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दोनों स्टेट की सहमति जरूरी है। अब बात आती है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में दी गई, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था ये कहाँ से आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में मामला था उससे निकल के आया था। इसमें कहा गया था कि जो भी 9वीं अनुसूची में विषय डाले गए हैं 24 अप्रैल 1973 से पहले, ठीक है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, बाकी जो और होगा उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। तो ये जो न्यायिक समीक्षा का पार्ट आया ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी आप इसमें मेन बात ये थी कि केशवानंद भारती की जो है जमीन ले ली गई थी केरल सरकार के द्वारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोर्ट ने बताया कि आप मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो जाए। तो ऑप्शन हमारा, तो मूल संरचना कहाँ से आई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, कथन दिया जा रहा है और कारण दिया जा रहा है, असर्शन और रीजन दिया जा रहा है, ठीक। पहला क्या है, कथन क्या है, कथन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, बात सही है।
जब 73वां संविधान संशोधन हुआ वहीं से पंचायती राज के सिस्टम जो है कानूनी संविधान में उसका प्रावधान किया गया। ठीक, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। सही बात है, मतलब कारण और कथन दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, मतलब किस ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, तो ये लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट होती है उसका परीक्षण करता है। कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ऑप्शन ए, और हिंदी में लोक लेखा समिति। अब बात आती है कि भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल रीजन, यानी जो पैसा कानून लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 1996 में लागू हुआ था। जो पंचायती राज का था उसको आगे बढ़ाया गया था जनजाति क्षेत्रों के लिए, तो ये 1996 में पैसा कानून लाया गया था, ऑप्शन बी। अब आपको क्या है, विधानसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, ये बात ये है कि उस समय जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ये करंट अफेयर के हिसाब से था। तो इसमें क्या है, पहला रमेश तावड़कर जो है ये कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। पहले का पहला, अब हो सकता है चेंज हो जाए लेकिन उस समय की क्वेश्चन के हिसाब से ये। फिर उसके बाद कुलतार सांधवन पंजाब के, ये बात भी सही है। सतव्रत मणिपुर के, ये भी सही है। ऋतु खांडरारी ये उत्तराखंड के, ये उस समय का करंट अफेयर को क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या है, आपको एक तरफ अनुसूची दी जा रही है, दूसरी तरफ विषय दिया जा रहा है। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा के विषय में बताया गया है, यानी शपथ या प्रतिज्ञा प्रारूप बताया गया। तो पहले का क्या आना चाहिए? पहले का दूसरा आना चाहिए। पहले का दूसरा किसमें है? केवल ऑप्शन सी में है पहले का दूसरा, और किसी में नहीं है। चौथी अनुसूची क्या है? राज्य विधानसभा में जो सीटें होंगी उनका आवंटन। ठीक है, राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची किसके विषय में है? सातवीं अनुसूची जो है संसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में सूची। सातवीं अनुसूची जो है ये बताती है कि जो संसद के पास पावर है, जो स्टेट के पास पावर है उसके विषय में, जो कानून बनाएंगे उसके विषय में। आठवीं अनुसूची भाषा के लिए बताई गई है, तो ये डी का तीसरा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी। तीसरी में शपथ के लिए, चौथी में राज्य विधान परिषद में स्थानों का आवंटन, सातवीं में जो संसद और विधानसभा की जो पावर है उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, सूचियां बनाई गई, समवर्ती सूची, राज सूची और संघ सूची। आठवीं अनुसूची बताती है भाषाएं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक तरफ समिति बनाई गई थी, दूसरी तरफ इसका कब गठन किया गया था? समिति बनी थी और इसका कब नियुक्ति हुई थी? समिति और नियुक्ति का वर्ष देखो, बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में बनी, ये बात सही है। तो ए का पहला आना चाहिए। ए का पहला किसमें है? ए का पहला केवल इसी में है, ठीक, बी पार्ट में। अशोक मेहता समिति 1970 में थी, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति 1986, ये भी सही है। पीके थुंगन समिति, ये भी सही है, यानी सब अपनी पोजीशन पे सही है। 1 2 3 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि आपको दिया जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उनको जो संविधान में क्रम दिया हुआ है कि पहले कौन है बाद में कौन है उसके विषय में बताना है। तो सबसे पहले कौन आता है? संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, तो ये भाग 1 में आता है, तो ये पार्ट दिया गया भाग 1, ठीक है। फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य नहीं आता। फिर उसके बाद नागरिकता आती है, तो आप भाग 2 में ये आ गया तुम्हारा भाग 3, यानी 1 के बाद आना चाहिए तीसरा, ठीक। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 के बाद चौथा आना चाहिए, 2 के बाद चौथा आना चाहिए। फिर मौलिक कर्तव्य आता है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का जो भाग है भाग 4A है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो भाग है वो भाग 4 है। मौलिक कर्तव्य का भाग, नागरिकता का भाग 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर उसका सेकंड, तो 1 3 4 सेकंड, 1 3 4 सेकंड, ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है?
इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति का पद कार्य नहीं किया। मतलब 3 लोग ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, एक कोई ऐसे हैं जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं थे, सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी है जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद पर कार्य नहीं किया बल्कि सीधे राष्ट्रपति बने। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, शंकर दयाल ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी रह चुके हैं, आर वेंकट रमन ये भी रह चुके हैं, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जो थे सीधे राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट। अब इसका क्या है, बाय विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दिल्ली सरकार के लिए जो लाया गया था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया, तो 69वें, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये भी करंट अफेयर का समय का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद हेतु समझौते में किनके इनके बीच हस्ताक्षर हुए। विच अमंग द फॉलोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, मार्च 2022। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड मेघालय, तो ऑप्शन डी। अगला है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें से कोई एक है जो मौलिक कर्तव्य नहीं, बाकी सब है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना चाहिए, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता। ठीक है, ये आता है हमारा डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। लास्ट क्वेश्चन है 2022 का। इसमें क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा मेल नहीं है, मतलब लोकसभा चुनाव हुए और उसके लिए चुनाव जिस वर्ष हुआ उसका वर्ष दिया हुआ है। ठीक, लोकसभा चुनाव, उसके बाद चुनाव का वर्ष। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 में हुई थी, बात सही है, क्योंकि 13वीं लोकसभा जो चली थी 2004 तक चली थी, तो ये 1999 में हुई थी। 11वीं लोकसभा 1996 में हुई थी, ये बात भी सही है। ठीक है, 9वीं लोकसभा 1989 में हुई थी, ये बात भी सही है, लेकिन 7वीं लोकसभा जो हुई थी 1980 में हुई थी, ना कि 1982 में, तो यही हमारा गलत है। ये 2022 के क्वेश्चन जो आए थे पॉलिटी के, 20-22 क्वेश्चन आए थे, वो सारे हमने करा दिए, 15-16 ही क्वेश्चन थे बल्कि। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाय, टेक केयर। हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2021 के जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के आपके यूपी पीसीएस में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर जो हुआ था 10 तारीख को हुआ था, 10 अक्टूबर 2024 को। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन है वो पॉलिटी से हैं या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, मतलब जब चुनाव हो जाता है और राष्ट्रपति भाषण देता है तो उसके विषय में बताया जा रहा है। पहला पॉइंट ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात, यानी लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है पश्चात, प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यानी जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो जो उसका प्रथम सत्र होता है उसको संबोधित करता है, और प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक वर्ष के सत्र के प्रारंभ में दोनों, ये दोनों का मतलब है यहाँ पे संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, वो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान कारणों के विषय में सूचित करता है, यानी उसको क्या कार्य करना है इसके विषय में वो जानकारी देता है। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमको ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। इसमें 3 जो है हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और एक जो है वो नहीं है, उसको बताना है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A
भाग 4A में जोड़ा गया था, ठीक है, और 51A में ए से लेके 11 तक जोड़े गए थे, 1 से लेके 11 तक, पहले 10 थे, फिर उसके बाद लास्ट में एक और जोड़ा गया था। आपको ये बताना है कौन सा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, ये बात है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये बात भी है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये बात भी है। यानी यहाँ पर केवल क्या नहीं है, आम चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कथन और कारण दिया जा रहा है, यानी एसर्शन और रीजन, ठीक। आपको ये बताना है कौन सही है कौन सही नहीं है। पहला, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उत्तरदायी होती है, ऐसा नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी तक मंत्रिपरिषद है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत है। जिस समय बहुमत लोकसभा से खत्म हो जाएगा तो उसकी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगा। जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या बता रहा है, एक और आर दोनों सत्य है, ये तो नई बात हो सकती क्योंकि ए गलत हो गया है। ए और आर दोनों सत्य है, ये भी नहीं हो सकता। ए सत्य है, ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया, ठीक। इसके आगे कुछ देखना ही नहीं था, फिर भी पढ़ो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब बाकी 3 सुमेलित हैं और एक नहीं है। एक तरफ प्रावधान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ स्रोत दिया जा रहा है। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये बात सही है। यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए हैं, ये बात सही है। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बात भी सही है। इसके बाद आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो केंद्र की शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब है जो संविधान में लिखा नहीं गया और उसके बाद आगे चल के उसको वो शक्ति अगर आती है तो वो किसके ऊपर आ जाएगी, केंद्र सरकार ऊपर। यानी जो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में विषय शामिल नहीं है, इसके अलावा कोई विषय अगर आता है, ठीक है, तो वो हमेशा केंद्र की ओर जाएगा। और ये बात हमने लोगों ने ली है कनाडा से, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसने पूछा कौन गलत है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है आपसे ये पूछा जा रहा है कि शून्य काल जो होता है, शून्य आवर, ये कब होता है। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्य काल का अर्थ है, शून्य काल का अर्थ है कि सत्र का प्रथम घंटा नहीं, ऐसा नहीं है। जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, ये भी नहीं है। प्रश्नकाल के पूर्व का काल, ये भी नहीं है। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात, यानी जब प्रश्नकाल हो जाता है उसके बाद जो घंटा चलता है उस घंटे को कहा जाता है शून्य काल। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से संबंधित है, ठीक है। यानी अगर कोई खतरा आ जाता है एकदम, उसके लिए जो निधि निकालने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 265 में नहीं, इसमें नहीं है। 66 में भी नहीं है, अनुच्छेद 268 में भी नहीं है और अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 268 में नहीं है, 267 में है। यानी आर्टिकल 267 में जो है आकस्मिक निधि का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। यानी 3 शब्द जो हैं प्रस्तावना में, प्रियम्बल में है, लेकिन एक शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। संप्रभुता ये शब्द है, लोकतंत्रात्मक ये भी है, पंथ निरपेक्ष ये भी ऐड किया गया था 1976 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है संघी, ऐसा कोई शब्द हमारे प्रियम्बल या प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन 2021 के हैं। अब इसके बाद बात आता है कि पंचायती राज पर कुछ समिति बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी। आपको बताना है कौन सी
कमेटी पहले बनी थी और कौन सी बाद में बनी थी, है ना, उनका अरेंजमेंट करना है आपको। तो पहली अशोक मेहता समिति जो बनी थी ये 1977 में बनाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद LM सिंघवी समिति जो थी ये 1986 के करीब बनाई गई थी। BR मेहता या बलवंत राय मेहता समिति जो थी 1957 में बनाई गई थी। और जो ये लास्ट समिति है कौन सी है, GK वी राव समिति जो थी 1985 में बनाई गई थी। अब हमें बताना क्या इनका अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले कौन सी बनी थी, बलवंत राय, यानी पहले तीसरा आना चाहिए। फिर उसके बाद अशोक मेहता यानी फिर सेकंड आना चाहिए। फिर उसके बाद फोर्थ आना चाहिए राव समिति। फिर इसके बाद आना चाहिए लास्ट सेकंड। तो ऑप्शन हमारे पास थर्ड फर्स्ट और सॉरी थर्ड, ये सेकंड है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, एक तरफ पूछा क्या गया है कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय दिया जा रहा है, दूसरी तरफ संबंधित अनुच्छेद दिया जा रहा है, और आपको बताना है कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। पूछा क्या है, मेल नहीं खाता, यानी 3 सही है, कोई एक गलत है। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण की बात आर्टिकल 50 में कही गई, ये बात सही है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद या आर्टिकल कितना है 46, ये बात भी सही है। सहकारी सोसाइटी के लिए ये जो प्रावधान है ये 43B में है, ना कि A में है, तो यहाँ पे ही लोचा है, तो ये इसको हटा दो। इसके बाद ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए बताया गया आर्टिकल 40 में। तो क्या सही नहीं है, सहकारी सोसाइटी, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब इसके बाद उस समय GST लागू किया गया था लगभग, तो ये GST के विषय में आपसे पूछा गया कौन सा संविधान संशोधन है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए है। तो ये हमारा था 101वां संविधान संशोधन। अब इसके बाद भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसकी समीक्षा करती है, तो ये याद रखना, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कंट्रोलर जनरल जो होता है वो जो रिपोर्ट देता है उसकी समीक्षा करती है लोक लेखा समिति, तो ऑप्शन बी। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित राज्यों के गठन। अब इसमें क्या है, आपको राज्य दिए जा रहे हैं और उनके गठन के विषय में बताया जा रहा है, आपको सही अरेंजमेंट करना है। गोवा बना था 1987 अरुणाचल प्रदेश के साथ। तेलंगाना की बात करें सबसे ज्यादा नया यही राज्य है। झारखंड की बात करें तो 2000 में बना था, और हरियाणा की बात करें तो 1966 महाराष्ट्र वो पंजाब से अलग होके बनाया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, पहला आएगा फोर्थ, पहला जो क्रम व्यवस्थित करना पहले 4 आना चाहिए, 4 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन 2 में है। फिर उसके बाद फर्स्ट आना चाहिए, फोर फर्स्ट किसमें है, बी में। इसके बाद थर्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब आपसे ये मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई, तो ये था 61वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1989 के करीब। तो ये जो 61वां संविधान संशोधन था, इसमें जो मतदान देने की आयु थी वो 21 वर्ष से हटा के 18 वर्ष कर दी गई, तो ऑप्शन सी। अब इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई, तो ये कौन सी समिति थी, सरकारी आयोग था, उसने सिफारिश की थी कि अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाए, तो बनाया गया था सरकारी आयोग, ऑप्शन डी। अब इसके बाद सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा, ये याद रखना, पीसी होटा समिति का गठन किया गया था 2003 नहीं 2004 में किया गया था, ठीक है। पीसी होटा समिति जो बनाई गई थी ये 2004 में बनाई गई थी।
किसके लिए बनाई गई थी? सिविल सेवाओं में जो सेवा करने वाले थे उनको सुधारने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी, सॉरी बी। एक मिनट, इसकी बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, 2004 कौन सी समिति बनी थी? पीसी होटा। इसके बाद आपको ये बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने के लिए वही प्रावधान है जो संघ लोक सेवा आयोग को हटाने के लिए। तो इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति हटा सकता है, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, राज्यपाल वाला तो कोई काम ही नहीं, तो राज्यपाल के तीनों ऑप्शन हटा दो, एक बचता है वही सही है। अब इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आप निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? श्री केसी नियोगी। तो ऑप्शन बी, ये जो थे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब वही क्वेश्चन फिर कथन और कारण दिया जा रहा है, आपको बताना कौन सही है। पहला, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बात नहीं है, ये संसद करेगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। हाँ, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन उनकी योग्यता का निर्धारण उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो पहला गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सीधे डी आ जाएगा। योग्यता का निर्धारण करेगी संसद, नियुक्ति और उनके जो अध्यक्ष, इसके अलावा जो सदस्य उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, ये बात सही है। भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये बात भी सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी। अब इसके बाद देख लो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ठीक है, मतलब मूल अधिकार जो थे उसके विषय में क्या बोला गया था? क्या बोले थे? हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता है। तो ये बोले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, डी ऑप्शन। अब इसमें बताना है, निम्नलिखित में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? मतलब कौन सा विधेयक है जो राज्यसभा में की अनुमति के बिना भी काम करता है, और राज्यसभा में पेश करें या ना पेश करें कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको कहा जाता है धन विधेयक। सबसे पहले लोकसभा में ही जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया धन विधेयक। अब देखो, अब क्या है, जो केस हुए थे वाद, उसमें गोलकनाथ वाद कब हुआ था? 1967 के करीब हुआ था। केशवानंद भारती कब हुआ था? 1973 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो आपको करना है अरेंजमेंट। सबसे पहले क्या हुआ? गोलकनाथ, फिर उसके बाद 24वां, यानी पहला के बाद तीसरा आना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा आना चाहिए, लास्ट में चौथा आना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट है, फर्स्ट थ्री सेकंड फोर्थ। ठीक, अगला क्वेश्चन लास्ट है। एक जगह राज्य दिया जा रहा है, दूसरी तरफ राज्यसभा के प्रतिनिधित्व दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान से 10 व्यक्ति भेजे जाते हैं राज्यसभा में, ये बात सही है। गुजरात से 11 भेजे जाते हैं, ये बात भी सही है। पंजाब से 7 भेजे जाते हैं, तो ये मिलाना क्या है? 7 सही है। और कर्नाटक से 12 हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए का पहला मिलाओ, तो ये कर्नाटक और इसमें चेंज करो। कर्नाटक से भेजे जाते हैं 11 और गुजरात से भेजे जाते हैं 12। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
मिलाओ इसको। देखो पंजाब से भेजे जाते हैं 7, ये कंफर्म है। पंजाब को 7 दे दो। 7 किसमें किसमें है? डी का 2 किसमें है? एक इसमें है, एक इसमें है, बाकी 2 कट गए। ठीक। अब इसके बाद राजस्थान से 10 भेजे जाते हैं, ये बात भी सही है। तो जब राजस्थान से 10 भेजे जाते हैं तो ए का कितना होगा? ए का कितना होगा? ए। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये बात सही है। कर्नाटक से 12 है और गुजरात से 11 है। गुजरात से 11 है, कर्नाटक से 12 है। इसको अरेंज कर देते हैं फिर से। ठीक। राजस्थान से 10 रहेंगे, पंजाब से 7 रहेंगे, गुजरात से 11 रहेंगे और कर्नाटक से 12 रहेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं थे इसमें। ठीक, जो कि पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए थे। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पेपर का डेट भी दिया गया है कि कब हुआ था। ठीक। अब करना क्या है? शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 23, 22 और 21 के जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे यूपी पीसीएस में, उसको हमने करा दिया। अब इसका अब नंबर है हमारा 2020 का। 2020 के क्वेश्चन कराएंगे, फिर 19। जो सीरीज है हम लोगों की 23 से स्टार्ट हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? किस भाग में है? आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है। ठीक है। और ये जो भाग है यानी पार्ट है, पार्ट 9 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब से संज्ञानात्मक रूप से लागू हुई? इसका मतलब ये था भारतीय संज्ञानात्मक व्यवस्था में तृतीय तल, पहले क्या था? लोकसभा थी और विधानसभा थी। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया और तीसरा बना दिया गया स्थल। यानी सबसे ऊपर क्या हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे केंद्र सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीच में स्टेट गवर्नमेंट होगी और इसके बाद नीचे जो व्यवस्था की गई पंचायती राज व्यवस्था की। तो ये पंचायती राज व्यवस्था ये कब चालू की गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसके बाद इसमें क्या है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी 3 पार्ट जो हैं सुमेलित हैं, एक पार्ट कोई सुमेलित नहीं है, आपको उसको बताना है। पहले अंतर्राज्य परिषद जो है 263 में दिया गया है आर्टिकल, ये बात सही है। यानी अगर दो राज्य के बीच कोई झगड़ा होता है तो उसको समझौते के लिए आर्टिकल 263 का प्रावधान किया गया है। ये बात सही है। ऑप्शन नंबर ए सही निकला। अब हमें निकालना क्या है, कौन सा रॉन्ग है। वित्त आयोग की बात की जाए तो ये आर्टिकल 280 में है, ये बात भी सही है। फिर इसके बाद प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है, ये भी बात सही है। 323 का में है, तो ये भी पार्ट सही है। तो इसका मतलब बचा कौन सा पार्ट? डी ऑप्शन गलत है। जबकि डी ऑप्शन भी लगभग सही है, क्योंकि यहाँ पर भी संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, लेकिन जो माना गया था आंसर वो डी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट लोक सेवा आयोग भी इंक्लूड है। 312 में संघ लोक सेवा आयोग को मानते हुए अगर करते हैं तो ये ऑप्शन डी आएगा। ऊपर के तो बिल्कुल सही है, नीचे वाले में थोड़ा कन्फ्यूजन थी, इसलिए इसको डी ऑप्शन माना गया है। वैसे देखा जाता तो ये बात भी सही थी, फिर भी अगर आर्टिकल 312 के हिसाब से देखेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पर फिर आ गया कि कौन सा पार्ट मेल नहीं खाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर भी 3 पार्ट मैच करेंगे, एक पार्ट मैच नहीं करेगा। पहला आता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, ये भाग 4 में का पार्ट ऐड किया गया था। यानी भाग 4 जो है वो डीपीएसपी के लिए है और भाग 4A जो है ये मूल कर्तव्य के लिए। तो ये बात सही है, तब ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको बताना है कौन सा गलत है। तो ये तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद राज्य भाग जो स्टेट की बात की गई है वो पार्ट 6 में की गई, बात सही है, क्योंकि
पहले भाग में क्या है, एक से लेके जो संघ क्षेत्र है वो बताया गया, फिर नागरिकता बताई गई, फिर उसके बाद तीसरे भाग में बताया गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, चौथे भाग में बताया गया संघ क्या है, स्टेट पावर, ठीक है। नहीं, चौथे पार्ट में बताया गया डीपीएसपी, 4A में बताया गया फंडामेंटल मूल कर्तव्य, और भाग 5 में बताया गया संघ के विषय में, तो भाग 6 जो है ये स्टेट के विषय में बताता है, ये बात सही है, ठीक है। अब इसके बाद महान्यायवादी, महान्यायवादी जो है वो आर्टिकल कितने में आता है, आर्टिकल 76 में आता है। और आर्टिकल 76 किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 में। तो ये ऑप्शन 9 जो दिया गया है ये तो गलत हो जाएगा, और यही पूछा कौन गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये बात सही है, भाग 14 में। तो ऑप्शन क्या गलत है, सी ऑप्शन। अब आपको इससे पूछा जा रहा है, एक कथन है और उसका रीजन दिया जा रहा है, आपको ये बताना है कि क्या गलत है क्या सही है। पहले, भारतीय भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था को अर्ध संगठनात्मक कहा जाता है, क्वाजी फेडरल कहा जाता है, ये बात सही है, ठीक है। तो ये बात सही है, ठीक। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, देखो ये बात भी सही है, मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसको न्यायिक पुनरीक्षण कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है उसके पास। लेकिन ये दोनों बात आपस में कहीं से मैच नहीं कर रही ना, ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये जो रीजन है ये ए का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन की दोनों बातें तो सही है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल हमारे पास 3 है इसके विषय में बताना है कौन सी बात सही है और कौन सी बात सही नहीं है। तो हमें बताना ये है कि कौन सी बात सही नहीं है। आर्टिकल 3 में 3 पार्ट जो दिए, 4 पार्ट में 3 बातें सही हैं, 1 पार्ट गलत है। नए राज्यों का गठन करना है, तो ये आर्टिकल 3 के अंतर्गत आएगा, बात सही है। राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, ये बात भी सही है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, ये भी बात सही है, ठीक है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो ये बात भी सही है। नए राज्यों का प्रवेश, देखो नए राज्य का गठन करने का मतलब हुआ कि एक दो राज्यों की कुछ सीमाएं लेके नया राज्य बना दिया जाए, या फिर एक ही राज्य में उसके कई भाग करके नए राज्य बना दिए जाए। लेकिन अगर कोई नया राज्य बनाना है, प्रवेश करना है, कोई नया राज्य प्रवेश करना है, जैसे किसी पर मान लो बांग्लादेश पे अटैक करके बांग्लादेश को एक नया स्टेट बनाना चाहती है, या फिर बांग्लादेश चाहता है कि हम जो है भारत में मिलना चाहते हैं, और भारत क्या करता है एक नया राज्य उसको बनाना चाहता है, तो इसके लिए आर्टिकल 2 है, ना कि 3। तो ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखो भाग कौन सा हमारा नागरिकता के लिए, भाग 3 है। भाग कितना है, भाग 3 नहीं, भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता के विषय में बताया गया है, और भाग 2 स्टार्ट होता है 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, भाग 3 में है, सॉरी भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11। नागरिकता का प्रावधान देखो पहले भाग में 1 से लेके 4 आर्टिकल है, दूसरे भाग में 5 से लेके 11 है। तो भाग कौन सा आएगा, 2, किसके लिए है, नागरिकता के लिए। तो ऑप्शन क्या है आपका, सी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मेल नहीं खाता है, ठीक है। अनुच्छेद 39A ये क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात सही है, इसमें कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, ये बात भी सही है। आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता, ये बात भी सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आर्टिकल 48 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 नहीं कहता है, बल्कि 50 आर्टिकल जो है 50 आर्टिकल 50 जो है ये कहता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब
इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। यानी 4 ऑप्शन में 3 में संसद की भूमिका होती है, लेकिन एक कोई है जिसमें नहीं होती। या फिर ऑप्शन जैसे दिए हैं, तो ऑप्शन क्या है, 1, 2, ये देखना होगा कैसे है, हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद में आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति वाला नहीं, उनका अलग होता है। फिर उसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी संसद की ही जरूरत है। भारत की निरंतर को महालेखक परीक्षक, ये जो है इनको हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति। एक हिसाब से संसद का भाग है तो राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है, तो ये बात भी सही है। लेकिन ये महान्यायवादी नहीं है, महानियंत्रक लेखक है, तो इसमें संसद की पूरी आवश्यकता होगी, अकेले राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकता। बिल पास होगा फिर राष्ट्रपति हटाएगा, तो ये बात भी सही है। लेकिन अध्यक्ष ऑफ लोकसभा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इनको हटाने के लिए क्या है, संसद की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा। केवल तीसरा ऐसा है जो क्या है, सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सी किसकी आवश्यकता नहीं होगी। संसद की भूमिका नहीं है, किसमें नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए। अब ये है भारतीय संसद की सबसे बड़ी जो समिति है कौन सी है, सबसे बड़ी समिति कौन सी है ये बताना है। देखो सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति है, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। खासियत ये है कि तीनों जो 30 सदस्य हैं, ये सारे सदस्य केवल लोकसभा के होंगे, यानी लोअर हाउस के होंगे, लोकसभा के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राक्कलन समिति जो है, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहा जाता है, यही जो है इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य होते हैं और सबसे बड़ी भी होती है। और ये किसकी होती है, केवल लोकसभा के सदस्य लिए जाते हैं, यानी लोअर हाउस के। अगला क्वेश्चन है, देख लो ये, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या लिखा है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आर हो। मतलब उच्चतम न्यायालय का अगर न्यायाधीश बन सकता है तो उसको राष्ट्रपति महान्यायाधीश बना सकता है, अटॉर्नी जनरल बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली बात सही है। ठीक, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। यानी देखो, जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राष्ट्रपति इसके वेतन को भी देखता है, संसद की कोई भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी। सेकंड गलत हो जाएगा, केवल एक, यानी पहला पार्ट सही, दूसरा पार्ट गलत है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि कौन से विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये कौन से, धन विधेयक नहीं, संवैधानिक संशोधन ये भी नहीं, विनियोग विधेयक ये भी नहीं, केवल समान विधेयक या साधारण विधेयक पर ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, ऑप्शन ए। अब इसके बाद क्या है कि आपको एक तरफ आर्टिकल दिया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रावधान दिया जा रहा है, आपको मेल कराना है। पहला आर्टिकल 61, ये क्या बताता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। तो पहले का दूसरा आना चाहिए, पहले का दूसरा किसमें है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ए और डी बचा। आर्टिकल 67 ये क्या है, ये उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान करता है। तो बी का तीसरा आना चाहिए, बी का तीसरा आना चाहिए, बी का तीसरा इसी में, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 90 किसको हटाने की बात करता है, हटाने की, अनुच्छेद 90 जो है वो हटाने की बात करता है राज्यसभा के उपसभापति को 90, और जबकि 94 किसको हटाने की बात करता है, लोकसभा के स्पीकर को। तो ऑप्शन हमारा सी। ये याद रखना, यहाँ पर उपसभापति की बात की गई है, ना कि उपराष्ट्रपति की। ठीक है, 1990 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इसके लिए बताया गया है कि राज्यों के लिए बताया गया है आपको 12% जो होंगे वो मंत्री या मुख्यमंत्री को मिलाते हुए, जितने भी विधायक हैं उनका 12% मुख्यमंत्री सहित मंत्री हो सकते हैं। ठीक है,
और वही अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें कितना 15%। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। पहली बात तो ये संवैधानिक पद ही नहीं है, ये संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं संवैधानिक है। इसका मतलब इसमें कोई आर्टिकल होएगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद क्या है 371 371 जे, यहाँ पे इया के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नागालैंड नहीं है, हैदराबाद और कर्नाटक जो है इसको विशेष प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 71 जे के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के लिए सिद्धांत को स्पष्ट किया था, यानी किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो भारत का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी बेसिक स्ट्रक्चर किसमें बताया गया था, आधारभूत संरचना, तो ये था केशवानंद भारती 1973 का वाद जो था उसमें बताया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण होता है। कुल मिला के पूछना चाहता है कि जो पंचायती राज चुनाव होता है उसको कौन करवाता है, राज्यपाल नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग ये भी नहीं, जिला पंचायत जिलाधिकारी ये भी नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ये कराते हैं, यानी जो भी पंचायती राज चुनाव होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, तो ऑप्शन डी। देखो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।